मूवी की शुरुआत में हम एक ऑटो रिक्शा में बैठे हुए एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम अरविंद होता है। आगे जाने पर कपल रिक्शा को रोकता है और ड्राइवर से मेन रोड तक छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि उसकी बाइक खराब हो गई है। रिक्शा में ऑलरेडी एक पैसेंजर है, इसीलिए पहले तो वो आदमी मना कर देता है, लेकिन जब वो आदमी कहता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो वो मान जाता है। रिक्शा में बैठने के बाद वो औरत अरविंद के मुंह पर बेहोश करने वाली दवा लगाने की कोशिश करती है। तभी अरविंद उसके सामने देखता है और वो ऐसा नहीं कर पाती। थोड़ी देर तक चलने के बाद रिक्शा अपने आप रुक जाता है। ड्राइवर कहता है कि इसका इंजन बंद हो गया है, इसीलिए उन्हें धक्का लगाना होगा। जब अरविंद और वो दूसरा आदमी धक्का लगा रहे होते हैं तो वो औरत अपने हस्बैंड से कुछ कहते हुए रिक्शा ड्राइवर को इशारा करती है। ड्राइवर उस औरत को चुपके से एक लकड़ी देता है जिससे वो आदमी अरविंद के सिर के पीछे से मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसका मतलब यह तीनों मिले हुए हैं और उन्होंने सब कुछ प्लान किया हुआ था। थोड़ी देर के बाद कुछ लोग अरविंद को एक जगह पर लाकर कंटेनर के अंदर बंद करके उसके फोन, वॉलेट और घड़ी को अपने पास रख लेते हैं। आखिर अरविंद के साथ ऐसा क्यों हुआ, यह जानने के लिए कुछ दिन पहले फ्लैशबैक में देखते हैं। सीन की शुरुआत में अरविंद की आंखों को दिखाया जाता है जो कि पार्शली कलर ब्लाइंड है, यानी कि अरविंद को सब कुछ अंधेरे जैसा दिखाई देता है। फिर उसका दोस्त करण कहता है कि हमें यहाँ आए 3 घंटे से ज्यादा हो चुका है, इसीलिए इस क्लाइंट को भूल जाओ और घर चलो क्योंकि यह हमसे नहीं मिलने वाला है। तभी एक लड़की उन्हें कहती है कि सर ने आपको बुलाया है। अरविंद मीटिंग रूम में उस कंपनी के मालिक को बताता है कि उसके सर्वर में इतना ज्यादा खराबी हो चुकी है कि उसके कॉम्पिटिटर आसानी से सर्वर को हैक कर सकते हैं, जिससे उनके इतने सालों की मेहनत 1 सेकंड में बर्बाद हो सकती है। फिर वहां उस कंपनी का सीनियर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट उसे बताता है कि हमारे सर्वर का फायरवॉल अपडेटेड है जिससे उसे कोई भी हैक नहीं कर सकता। वो अरविंद से कहता है कि हम तुम जैसे नए आदमी को सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे सकते हैं जिसे कोई एक्सपीरियंस ही ना हो। फिर अरविंद उसके सामने सर्वर को हैक करता है जिससे इंप्रेस होकर कंपनी का मालिक डील फिक्स कर देता है और उन्हें चेक भी दे देता है। इतनी बड़ी डील होने की खुशी में सेलिब्रेशन करने के लिए अरविंद का दोस्त करण ड्रिंक के लिए वाइन शॉप पर रुकता है। अरविंद जब बाइक पर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था तो उसे पीछे से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ठीक से दिखाई ना देने के बावजूद भी अरविंद आवाज का पीछा करते हुए लड़की के पास पहुंचता है जिसका 2 आदमी करने की कोशिश कर रहे थे। जब उनमें से एक आदमी अरविंद को मारने के लिए आता है तो वो उसके कदमों और हाथों की आवाज सुनकर पीटने लगता है और इसी तरह उस दूसरे आदमी को भी पीटता है। फिर करण उसे यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम अन्ना मलायर को देखते हैं जो अपने भाषण देते हुए अपने दोस्त श्रीनिवासन को इलेक्शन में जिताने की अपील कर रहे हैं। भाषण पूरा होने के बाद जब अन्ना मलायर स्टेज से नीचे जाता है तो भीड़ में से कुछ गुंडे उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी अपने लीडर को बचाने के लिए जीवन नाम का यह आदमी आगे आ जाता है और एक एक करके सभी गुंडों को मार डालता है। आज अरविंद की छोटी बहन दीपिका की शादी की डेट फिक्स होने वाली है। पंडित जी बताते हैं कि ठीक 15 दिन के बाद एक शुभ मुहूर्त है। लड़के वाले इस मुहूर्त में शादी करने के लिए मान जाते हैं क्योंकि लड़के को कुछ दिनों बाद वापस अमेरिका जाना था। इधर अरविंद भी 15 दिनों में शादी की तैयारी पूरी करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। फिर हम लिफ्ट में एक लड़की को फोन पर अपनी माँ से बातचीत करते हुए देखते हैं। इस लड़की का नाम उत्तरा है और इसकी माँ इसे शादी करने के लिए कन्विंस करते हुए बताती है कि आज एक लड़का उसे देखने के लिए उसके ऑफिस आने वाला है। उत्तरा वेडिंग ऑर्गेनाइजर का काम करती है और जब वो ऑफिस जाती है तो उसके सामने अरविंद बैठा हुआ था जिसे देखकर उसे लगता है कि यही वो लड़का है जिसे उसकी माँ ने भेजा है। अरविंद उससे अपनी बहन की शादी को ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहा था, लेकिन उत्तरा को मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लगा कि यह लड़का पहले ही मीटिंग में शादी करने के लिए बात कर रहा है, इसीलिए उत्तरा उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। फिर अरविंद उसकी कंफ्यूजन क्लियर करता है और उसे बताता है कि डेकोरेशन की थीम उसके मॉम डैड डिसाइड करेंगे। इधर जीवन का दोस्त उसे कहता है कि तुम अन्ना मलायर की जान बचाने के लिए कितनी बार अपनी जान खतरे में डाली है, लेकिन उन्होंने तो तुम्हें पार्टी में एक एमएलए की भी जगह नहीं दी क्योंकि अन्ना मलायर को डर है कि अगर तुम पॉलिटिक्स में आओगे तो उनका नामो निशान मिट जाएगा। यह सुनकर जीवन गुस्से में अपने दोस्त को थप्पड़ मारता है। शादी के डेकोरेशन के लिए अरविंद उत्तरा को अपने मॉम डैड से इंट्रोड्यूस करवाता है। उत्तरा उन्हें डिजाइन दिखाती है और फिर अरविंद के साथ पूरे घर को देखने लगती है। अब अरविंद कुछ दिनों तक शादी की तैयारियों के लिए उत्तरा के साथ घूमने लगता है जिससे उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों ने बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट करके शादी को कंप्लीट करा दिया। फिर हम एक कैब ड्राइवर को देखते हैं जिससे कुछ लोग यह कहकर लिफ्ट मांगते हैं कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है। कैब ड्राइवर उन्हें मोबाइल ऐप से ट्रिप कंफर्म करने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग उसे ज्यादा पैसा देने का लालच देते हैं जिससे वो मान जाता है। रास्ते में बातों बातों में कैब
ड्राइवर बताता है कि कल उसकी बेटी का जन्मदिन है और उसने पूरे महीने पैसे जोड़कर उसके लिए एक डॉल खरीदी है। अपनी जगह पर पहुंच जाने के बाद वो लोग इसे पैसे दिए बिना ही चले जाते हैं। ड्राइवर उनकी जगह को देख रहा था जो किसी खुफिया ठिकाने जैसा लगता है। तभी पीछे से कोई उसके सर पर अटैक कर उसे मार डालता है। जब अरविंद अपने ऑफिस में होता है तो उत्तरा उसे कॉल करके मदद मांगती है क्योंकि उसे अपने क्लाइंट की 50वीं एनिवर्सरी पर एक स्पेशल सॉन्ग रेडी करना था और उसे कोई अच्छा सा गाना मिल नहीं रहा था। फिर अरविंद उसे एक रोमांटिक पोएम सुनाता है जिसके लिरिक्स उत्तरा को पसंद आते हैं। फिर रात को डिनर करते हुए अरविंद उत्तरा से कहता है कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी को ऑर्गेनाइज करना होगा और उसे एक पब्लिक पार्टी जैसा रखना क्योंकि वहां आने वाले सभी लोग उन्हें आशीर्वाद दे सकें। डिनर के बाद उत्तरा को कुछ जरूरी काम होता है, इसीलिए वो अरविंद को एक रिक्शा में बिठा देती है। इधर जब अरविंद के फादर टीवी पर उस कैब ड्राइवर के मर्डर की न्यूज देखते हैं तो तुरंत ही इसके बारे में इंस्पेक्टर रघुराम को इन्फॉर्म करते हैं। फिर हम वही सीन देखते हैं जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था कि रास्ते में एक कपल अरविंद की रिक्शा में बैठता है और इंजन खराब होने का बहाना बनाकर रिक्शा ड्राइवर इस कपल के साथ मिलकर अरविंद को बेहोश कर देता है और उसे एक कंटेनर में बंद कर देता है। फ्लैशबैक में देखते ही अरविंद के फादर उसे खुद पर विश्वास करने के बारे में कहते हैं और उसे ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि अरविंद बिना देखे आवाज को सुनकर फाइट कर सकता है। अरविंद की बॉडी लैंग्वेज देखकर कोई यह सोच भी नहीं सकता है कि उसे ठीक से दिखाई नहीं देता है। प्रेजेंट में जब अरविंद को होश आता है तो एक आदमी उसे मारने के लिए कंटेनर के अंदर आता है और जैसे ही वो उस पर अटैक करता है तभी अरविंद सिर्फ आवाज को सुनकर उसे मारता है और कंटेनर के बाहर फेंक देता है। बाहर निकलने पर उसे पास में खड़े हुए गुंडे दिखाई नहीं देते, इसीलिए वो दूसरी तरफ आगे बढ़ने लगता है। फिर एक एक करके कुछ गुंडे उसके ऊपर अटैक करते हैं और अरविंद अपने सेंसेस का यूज करके गुंडों को मारने लगता है। उसे देखकर बाकी गुंडों को समझ में आ जाता है कि यह देख नहीं सकता, इसीलिए वो बिना आवाज किए उसके ऊपर चाकू से हमला करने लगते हैं। फिर अरविंद अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करते हुए सभी गुंडों को मार देता है और किसी तरह सड़क तक पहुंच जाता है जहां एक ट्रक ड्राइवर के फोन से करण को कॉल करता है। जब हॉस्पिटल में अरविंद की चोट के ऊपर स्टिचेस लग रहे थे तो करण फोन पर उसके डैड को बता देता है वो लोग हॉस्पिटल में हैं। घर आने पर अरविंद अपने फादर को झूठ बोलता है कि वो बाइक से गिर गया था, लेकिन उन्हें इसकी बात पर विश्वास नहीं होता और उन्हें लगता है कि अरविंद की किसी के साथ फाइट हुई है, इसीलिए वो इंस्पेक्टर रघुराम को कॉल पर यह बात बताता है। इधर जीवन को देखते ही जो इलेक्शन में उसके लीडर के सामने खड़े होने वाले कॉम्पिटिटर का गला काटकर उसे मौत के घाट उतार देता है। अब उत्तरा फाइनली अपने प्यार के बारे में अरविंद को बताने वाली है, लेकिन उसके कन्फेस करने से पहले वो उसे अपनी कहानी के बारे में बताता है। वो कहता है कि बचपन में जब वो अपने मॉम डैड के साथ कार में कहीं जा रहा था तो एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल में अरविंद के फादर को पता चला कि एक्सीडेंट के समय बहुत ज्यादा रोशनी के कारण इसकी आंखों की आइरिस ने काम करना बंद कर दिया, जिसे वो नॉर्मल ब्राइटनेस में नहीं देख सकता। आइरिस का काम आंखों पर आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करना होता है। अरविंद अपनी कंडीशन उत्तरा को बताने के बाद उसे समझाता है कि फ्यूचर के बारे में सोचने से पहले तुम्हें अपनी माँ से बात करनी चाहिए ताकि फिर तुम्हें किसी चीज का रिग्रेट ना हो। कुछ दिनों बाद उत्तरा इसके बारे में सोचती है जिससे उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। फिर वो अरविंद को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। अरविंद जब इस बात को फोन पर अपने फादर को बता रहा था तभी उनके कार के ऊपर गुंडों से भरी हुई एक गाड़ी अटैक करने लगती है, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी अपना लाइव लोकेशन अरविंद के साथ शेयर करते हैं। अरविंद अपने बाइक पर ईयरफोन लगाकर गूगल मैप के असिस्टेंट की हेल्प से आगे बढ़ रहा था और जल्दी पहुंचने के लिए वो रॉन्ग लाइन से जाने लगता है, लेकिन एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, इसीलिए वो बाइक को छोड़कर दौड़ने लगता है और एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है जहां उसे आखिरी लोकेशन मिला था। अरविंद पूरी बिल्डिंग में अपने फादर को ढूंढता हुआ एक जगह पर पहुंचता है जहां वो गुंडे उसके फादर का मुंह बंद करके उसका गला काट देते हैं और वहां से निकल जाते हैं, लेकिन अरविंद को कुछ भी सुनाई नहीं देता। अरविंद जब चिल्लाता हुआ आगे बढ़ता है तो उसका पैर अपने फादर की डेड बॉडी से टकराता है और वो समझ जाता है कि यह उसके डैड हैं। अब नेक्स्ट सीन में पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जो स्टेटमेंट लिखने के लिए अरविंद से पूछताछ करता है क्योंकि वो उनके मर्डर का इकलौता विटनेस है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि अरविंद पार्शली ब्लाइंड है तो वो उसका मजाक बनाकर वहां से चले जाते हैं। अरविंद कुछ दिनों तक पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता है, लेकिन वहां से उसे कोई मदद नहीं मिलती। अरविंद अपने पिता की याद में रोने लगता है और सोचता है कि उनकी मौत इसकी वजह से हुई है क्योंकि वो वहां होने पर भी कुछ नहीं कर सका। उत्तरा उसे समझाती है और उसका मन बहलाने के लिए उसे बाहर
घूमने के लिए ले जाती है। उत्तरा बताती है कि उसके पिता मरने से ठीक एक रात पहले शादी के बारे में बात करने के लिए उसकी माँ के पास आए थे और यह सुनकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। उत्तरा इसी तरह उसका ध्यान रखने लगती है। फिर अरविंद अपनी माँ को बहन के साथ अमेरिका भेज देता है। रात में अरविंद उत्तरा को बताता है कि उसके पिता के मर्डर का उसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो है। फिर इंस्पेक्टर रघुराम उसे फोन करके अपने घर मिलने के लिए बुलाते हैं क्योंकि उन्हें अरविंद के पिता के मर्डर केस में एक क्लू मिला है। अरविंद जब उसके घर जाता है तो उनका फोन स्विच ऑफ आता है। वहां अरविंद के अलावा एक और आदमी था जिसने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को जला दिया। अरविंद जब वहां जाता है तो बिना आवाज किए अलमारी के पीछे छुप गया। वहां उसे इंस्पेक्टर रघुराम की डेड बॉडी मिलती है जिससे वो अलर्ट हो जाता है। फिर अरविंद को एक ब्रेसलेट की आवाज सुनाई देती है जो उसने मर्डर के दिन सुनी थी। वो आदमी बिना आवाज किए यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन अरविंद उसे पकड़ लेता है। कुछ देर तक उन दोनों में जबरदस्त फाइट होती है और वो आदमी मौका देखकर वहां से भागने लगता है। अरविंद भी उसका पीछा करता है और दोनों एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं जहां फाइनली अरविंद उसे पकड़ लेता है और पीटने लगता है। अरविंद उससे कहता है कि कुछ तो है, तुमने मेरे फादर को क्यों मारा? तो वो बताता है कि हम लोग तुम्हारे बाप के साथ तुम्हें भी मारने वाले थे लेकिन हमने तुम्हें अंधा आदमी समझकर छोड़ दिया। तुम्हारे बाप को यकीन था कि तुम उसे बचाने के लिए जरूर आओगे पर तुम वहां होते हुए भी कुछ नहीं कर सके। इतना कहकर वो अरविंद के ऊपर अटैक करता है और बचाव में अरविंद उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। फिर अरविंद जब पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे एक कांस्टेबल बताता है कि इंस्पेक्टर रघुराम ने सुसाइड कर लिया लेकिन अरविंद उसे कहता है कि यह सुसाइड नहीं मर्डर है। कांस्टेबल उसे इस केस से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी अंधे इंसान की जान खतरे में पड़े। अरविंद के रिक्वेस्ट करने पर कांस्टेबल उसे एक फाइल देता है जिसमें इंस्पेक्टर रघुराम के सॉल्व किए हुए केस की लिस्ट है। फाइल देखने पर अरविंद को पता चलता है कि दीपिका की शादी के 10 दिन पहले जब अरविंद अपने फादर के साथ कैब में जा रहा था तो उसके फादर और कैब ड्राइवर ने सड़क पर किसी डॉक्टर का मर्डर होते हुए देखा था। इसीलिए पहले इस कैब ड्राइवर फिर उसके फादर और अब इंस्पेक्टर रघुराम का मर्डर कर दिया गया। इस डॉक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसका दोस्त करण नकली पेशेंट बनकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और जब वो अपने लैपटॉप की मदद से हॉस्पिटल के सर्वर और सिक्योरिटी कैमरा को ऑफ करता है तो अरविंद और उत्तरा सर्वर रूम में जाके उस डॉक्टर से रिलेटेड सभी फाइल कॉपी कर लेते हैं और सर्वर रूम के ऑपरेटर के आने से पहले वहां से निकल जाते हैं। डॉक्टर की सभी फाइल को चेक करने पर अरविंद को पता चलता है कि इस फाइल में पॉलिटिशियन अन्ना मलायर का नाम है जिसकी केस हिस्ट्री को डिलीट कर दिया गया है। अन्ना मलायर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अरविंद उसके एरिया में जाता है जहां उसे बचपन का दोस्त काशी मिलता है जो वहीं पर रहता है। अरविंद उसे कहता है कि उसके फादर के हत्यारे और अन्ना मलायर में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। काशी उसे बताता है कि अन्ना मलायर यहाँ के लोगों के लिए भगवान के समान है क्योंकि वो सभी को मेडिकल और एजुकेशन के लिए पैसे दिया करता था। उसकी मर्जी के बिना यहाँ पुलिस भी नहीं आ सकती। उसकी बीवी और बेटे की कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और अब वो भी मर गया है। चलते चलते वो दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं जहां जीवन और उसके आदमी आए हुए थे। जीवन का एक आदमी अरविंद को पहचान लेता है और फिर सभी उसके पीछे भागने लगते हैं। पार्टी का एक नेता अरविंद को उनसे बचाकर किसी सेफ जगह पर ले जाता है। यहाँ वो अरविंद को अन्ना मलायर की हिस्ट्री के बारे में बताता है। वो बताता है कि अन्ना मलायर पहले एक आम मछुआरा था, फिर वो मछुआरों का लीडर बना और उसके बाद एमएलए और मिनिस्टर बन गया। उसने एक अनाथ बच्चे को गोद लिया जिसका नाम जीवन था। वो उसे अपने सगे बेटे की तरह पालता था। जीवन अन्ना मलायर की परछाई पड़ गया और वो अन्ना मलायर की लड़ाइयां देखता हुआ बड़ा हुआ। अन्ना मलायर जीवन के ऊपर खुद से ज्यादा भरोसा करते थे जिसका फायदा उठाकर जीवन ने सभी इलीगल एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी। जीवन चाहता था कि लोग उसे अन्ना मलायर से भी बड़ा पॉलिटिशियन माने लेकिन उसके रास्ते में अन्ना मलायर एक कांटा था। इसीलिए उसने सबसे पहले अन्ना मलायर की बीवी और बेटे को मरवाया और उसे कार एक्सीडेंट का रूप दे दिया। फिर उसे अन्ना मलायर की रेगुलर दवाइयों में स्लो पॉइजन मिला दिया जिससे धीरे धीरे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उन्हें स्लो पॉइजन के बारे में बताया तो उन्हें पता चला कि यह सब जीवन ने किया था। इतने बड़े सदमे से अन्ना मलायर की जीवन के सामने मौत हो गई जिसके बाद जीवन ने उनकी कुर्सी छीन ली और पॉलिटिशियन बन गया। लोग भी उसे अपना नया अन्ना मलायर मानने लगे। उसने पहले उस डॉक्टर को, फिर तुम्हारे पिता, कैब ड्राइवर और इंस्पेक्टर रघुराम को मौत के घाट उतार दिया। बातों बातों में जीवन के आदमी वहां जाते हैं और वो नेता उन्हें खुद रोकने लगता है।
जीवन जब वहां आता है तो उस नेता को मारने के लिए जरा भी नहीं सोचता। कुछ देर तक पीछा करने के बाद जीवन के आदमी उसे घेर लेते हैं। तभी काशी पावर कट कर देता है, जिससे वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। फिर सुबह होने पर अरविंद, उसके तीनों दोस्त एक सुनसान जगह पर घर के किनारे चारों ओर जाल बिछा देते हैं। वो उस घर के अंदर एक ऐसा सेटअप करते हैं जिससे पूरे घर में बहुत ज्यादा रोशनी हो और अरविंद आसानी से देख सके। रात होने पर अरविंद कॉल करके जीवन को यहाँ बुलाता है। जीवन अपने साथ बहुत सारे आदमियों को लेकर वहां पहुंच जाता है, लेकिन एक एक करके अरविंद के जाल में फंसने के कारण सिर्फ 7 लोग ही जिंदा बचते हैं। उनमें से जब 4 आदमी आगे जाते हैं तो उसके ऊपर पेट्रोल की बारिश होती है और आग लगने पर यह चारों भी मारे जाते हैं। फिर जीवन और उसके 2 आदमी घर के अंदर जाते हैं और ज्यादा रोशनी के कारण कुछ देख नहीं पाते और इसका फायदा उठाकर अरविंद उन दोनों को मार डालता है, लेकिन जीवन उनकी चाल को समझ जाता है और उसका पूरा सेटअप तबाह कर देता है। अरविंद के गुस्से की आग और उसके पिता की दी हुई सालों की ट्रेनिंग के आगे जीवन टिक नहीं पाता और अरविंद अपने ईयर सेंसेस का इस्तेमाल करके जीवन को मार डालता है। फिर हमें पता चलता है कि बचपन में जब अरविंद का एक्सीडेंट हुआ था तो वो अपने मम्मी पापा के साथ इसी घर पर आ रहा था। इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।